क्रांतिकारी जय भीम साथियों, आज हम चमचा युग का भाग 7 लेकर आए हैं। इसके अंदर हम जानेंगे संभ्रांत वर्ण का अलगाव। साहब कांसीराम ने लिखा है इसके ऊपर। कहते हैं, शूद्रों और अतिशूद्रों का शताब्दियों तक उत्पीड़न और शोषण हुआ और उन्हें कुचला गया। मान्यता और कुछ अधिकार मिलने के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त की। इन शिक्षित लोगों को बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में खपा लिया गया। आज तमाम तरह की सरकारी नौकरियों में इन शिक्षित कर्मचारियों की संख्या 20 लाख से ऊपर है। कुछ शिक्षित और अर्धशिक्षित लोगों को विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपना लिया ताकि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वोट बैंक तक अपनी पहुंच बना सकें। इस तरह उत्पीड़ित भारतीयों ने संभ्रांत वर्ग का उदय हुआ। कुछ शिक्षित और अशिक्षित लोगों को विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपना लिया ताकि वे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वोट बैंक तक अपनी पहुंच बना सकें। इस तरह उत्पीड़ित भारतीयों में सम्रांत वर्ग का उदय हुआ। इस सम्रांत वर्ग की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मैं इसे उत्पीड़ित सम्रांत वर्ग कहता हूँ। इस सम्रांत वर्ग को न तो शासक सम्रांत वर्ग ने खपाया और न ही विपक्ष के सम्रांत वर्ग ने। ये दोनों ही इन्हें चमचों की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस उत्पीड़ित सम्रांत वर्ग के राजनीतिक हिस्से को बस चमचे ही समझा जाता है, किंतु इसके नौकरशाही हिस्से को हम चमचों के चमचे कहते हैं। इन दोनों ही किस्मों के बारे में हम अन्य अध्याय में अलग से चर्चा कर चुके हैं। यानी कि जो नौकरियां लग चुके हैं, जिनका काम था इस समाज को जागृत करना, इस मूवमेंट, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट और महापुरुषों की मूवमेंट को चलाना, बल्कि वह उस मूवमेंट को छोड़कर अन्य दलों से, अन्य लोगों से और जो बहुसंख्यक लोग हैं उनसे कटकर अपना एक नया अस्तित्व बनाने पे लगे हुए हैं। यह हमारी दिलचस्पी इस तथ्य पर जोर देने में है कि इन दोनों ही किस्मों के उत्पीड़ित सम्रांत वर्ग को आम उत्पीड़ित भारतीयों से अधिकाधिक अलग किया गया। यह उत्पीड़ित सम्रांत वर्ग तो संरक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा की देन है। इसलिए सम्रांत वर्ग अपने सम्रांत हितों की संरक्षा के लिए संरक्षात्मक भेदभाव के उन विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को प्रवर्तित होता है। संरक्षात्मक भेदभाव में एक निहित स्वार्थ विकसित हो गया है और जाति उन्मूलन के लिए होने वाले संघर्ष गिरकर उत्पीड़ित सम्रांतों के लिए अधिकाधिक रियायतें मांगने के स्तर पर आ गया है। चमचों के इस किस्म निर्माता अर्थात शासक जातियों को इस अलगाव को प्रोत्साहन देने में अपना ही हित दिखाई देता है, क्योंकि अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों की हैसियत में कोई भी वास्तविक बदलाव होने से यथास्थिति का खेल बन गया, जिसे शासक जातियां और उनके चमचे दोनों ही खेलते हैं। जहां पिछड़ेपन को संरक्षित रखने में प्रत्येक समूह का अपना अलग हित है। उत्पीड़ित सम्रांत वर्ग के अलगाव के इस खेल में सभी पार्टियां इन उत्पीड़ित समुदायों से अपने अलग चमचे बनाकर रख रही है। इस छोटे से अंश को बनाए रखने की प्रक्रिया का इस उत्पीड़ित समुदाय पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जहां अज्जा समुदाय की आम स्थिति पिछले 35 वर्षों में लोगों की आम स्थिति के मुकाबले लगातार तेजी से बिगड़ रही है, वहीं चमचों की स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है, और वह भी देश की आम हालात के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से। इस तरह सम्रांत जन के अलगाव का यह खेल खेलने में ऊंची जातियों के हिंदुओं के निहित स्वार्थ विकसित हो गए हैं। सम्रांत वर्ग इस अलगाव के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य उत्पीड़ित भारतीयों का आम समूह तो बस बंधुआ गुलाम बनकर रह गया है। इनमें से 90% से भी अधिक लोग सम्मानजनक जीवन के लिए भी बेहद तरस रहे हैं। जीवन स्थितियों में भारी आम गिरावट के अतिरिक्त इन लोगों के खिलाफ अत्याचार के मामले दिन व दिन और वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं। ग्रामीण भारत में अधिकांश उत्पीड़ित भारतीय अपने जीवन यापन के लिए जमींदारों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। उनके लिए उत्पीड़न से लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इसका विकल्प भूखमरी है। स्वतंत्रता के लिए थोड़ा सा आग्रह भी उन्हें बेरोजगार कर सकता है, जिससे वे डरते हैं
जहाँ कहीं श्रमिक संगठित हुए वहाँ जमींदारों ने अंततः जघन्य अपराध किए। उनकी झोपड़ियाँ जला दी गई, उनकी औरतों से बलात्कार किया और कभी कभी तो उन्हें जलाकर मार भी डाला है। केवल इस शोषणकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव ही उन्हें मुक्ति कर सकता है। शासक जाति की सरकार की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उत्पीड़ित ग्रामवासी इसे अपने बूते पर नहीं कर सकता। उत्पीड़ित ग्रामवासी इसे अपने बूते पर नहीं कर सकता, किंतु जो उत्पीड़ित सम्भ्रांत वर्ग कुछ करने की स्थिति में है वह अधिक संख्या लोगों से अलग हो गया है। शहरी इलाकों में मलिन बस्तियां बढ़ रही हैं, फुटपाथ पर रहने वालों की संख्या बढ़ रही है, वहाँ रहता कौन है? गांव में समानती आकाओं के सताए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के लोगों की बढ़ती भीड़ शहरों की मलिन बस्तियों के आकाओं के गोद में आ पहुंची है। इस प्रक्रिया में केवल कुछ व्यक्ति नहीं बल्कि समूचा सम्राट वर्ग सम्मिलित है। हालांकि हमारी दिलचस्पी ऐसे उदाहरण देने में नहीं है, किंतु अपनी बात को प्रमाणित करने के क्रम में स्पष्टता और विश्वसनीयता के हित में हम बिल्कुल न चाहते हुए भी यहाँ फोटो के साथ एक उदाहरण दे रहे हैं। यह उदाहरण महाराष्ट्र के गवई परिवारों से संबंधित है। इस उदाहरण से हमारी बात अंततः विश्वसनीय ढंग से प्रमाणित हो जाती है। 1974 में बाबूराव गवई और उनके छोटे भाई ने अपने गांव में समान से जीने की कोशिश की तो उनकी आंखें निकाल ली गई। गांव में बुरीन की बेटी ने गांव के समांती सरदार के अवैध बच्चे को जन्म दिया था। उस समय खूब प्रचारित की गई इस घटना से उत्पीड़ित जन की उस विशाल संख्या की दुर्गति का पता चलता है जिसका प्रतीक गवई बंधु है। दूसरी ओर इन उत्पीड़ित समुदायों के उत्पीड़ित सम्राट जन उन्नति कर रहे हैं। दूसरी ओर इन पीड़ित समुदायों के उत्पीड़ित सम्राट जन उन्नति कर रहे हैं, चाहे वे राजनीति में हो या नौकरशाही में हो। उसी वर्ष 1974 में आरपीआई के अध्यक्ष आर.एस. गवई महाराष्ट्र के प्रसिद्ध में उप सभापति थे और मान्यवर पीजी के गवई महाराष्ट्र सरकार के गृह सचिव थे। अलगाव का अंत यह नहीं हो जाता, यह खाई और भी चौड़ी होती चली गई। आने वाले वर्षों में मान्यवर आर.एस. गवई उन्नति कर के महाराष्ट्र प्रसिद्ध के सभापति बन गए और मान्यवर पीजी गवई महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव बन गए, जबकि बाबूराव गवई का दुख और श्रम समय के साथ बढ़ते रहे। मैं फिर दोहराता हूँ कि मैं बारी मन से अपनी बात को प्रमाणित करने के क्रम में स्पष्टता और विश्वसनीयता के हित में यह उदाहरण देने को बाध्य हुआ हूँ। किसी व्यक्ति की निंदा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा इसकी भी सहज कल्पना की जा सकती है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने समुदाय में और महाराष्ट्र राज्य में इस तरह का अलगाव कटाव हो सकता है तो अन्य समुदायों और अन्य राज्यों में है और कितना अधिक हो सकता है। यानी जो साहब कांसीराम लिखते हैं, सिंपल से जो लोग पूना पैक्ट या कहते हैं संवैधानिक अधिकारों को लेकर नौकरियों में चले गए, राजनीति में चले गए, वो लोग आज राजनीति में भी और नौकरशाही में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति आज भी शोषण का शिकार होने लग रहा है, उत्पीड़ित है। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, क्रांतिकारी जय भीम।